आज हम लोग देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड बिलीव मी ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। कीजिए, मैंने आपको दो वेक्टर्स दिए हैं ए एंड बी और मैं आपको बोलूं कि ऐड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अभी तक जितना आपने सीखा है, अब दो तरीके से इसे निकाल सकते हैं। पहला, पैरेललोग्राम रूल से आप एक पैरेललोग्राम क्रिएट करेंगे और जो उसका डायगोनल एक होगा वो इसका रिजल्टेंट दे देगा, उसे रूलर से मेजर कर लेंगे और आपको उसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा और एंगल आप प्रोटेक्टर से मेजर करके एंगल निकाल लेंगे। सेकंड जो वे होगा वो होगा कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। सो इस फॉर्मूला में आप ए का मैग्नीट्यूड मेजर करके, ए का मैग्नीट्यूड सपोज दिस इज 4.5 एंड बी का मैग्नीट्यूड 8.5 एंड थीटा आप प्रोटेक्टर से मेजर करके पुट करेंगे और आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। बट इन दोनों मेथड्स के अलावा भी एक और मेथड है जो काफ़ी आसान है और मोस्ट ऑफ द वेक्टर प्रॉब्लम उसी से सॉल्व किए जाते हैं। आपको दो वेक्टर दिया गया था, तो आपने आसानी से पैरेललोग्राम रूल लगाकर या फार्मूला यूज करके रिजल्टेंट निकाल लिया। सपोज कीजिए मैं आपको 5 वेक्टर्स दे दूं और बोलूँ उसे ऐड करने के लिए। सो ए एंड बी को तो आप ऐड कर लेंगे, ए एंड बी को आप पैरेललोग्राम रूल से ऐड कर लेंगे। जैसे 8.5 तो आप एक पैरेललोग्राम खींचेंगे, पैरेलल लाइन खींचेंगे 8.5 का, 8.5 और एक पैरेलल यहाँ पर 3.5 खींचेंगे। ओके, और आपको पैरेललोग्राम रेडी हो गया और आप एक टेल एंड से एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे और यह आपका वेक्टर रेडी हो गया ए प्लस बी। सो सिंपल। बट सपोज मैं आपको दो वेक्टर्स और दे देता इसमें सी एंड डी। अब आपको बोलता मैं कि आप चारों का सम निकालिए, तो आपने क्या किया, ए प्लस बी निकाला, फिर आप थीटा निकालेंगे, आप अल्फ़ा निकालेंगे। यहाँ पर ए के साथ जो होता है वो अल्फ़ा आप मेजर करेंगे, तो ये दोनों तो खत्म हो गया। इन दोनों के बदले आपको क्या मिल गया, या फिर सपोज कीजिए मैंने सी वेक्टर दिया, सपोज कीजिए मैंने एक सी वेक्टर ड्रॉ किया, तो अब आपको निकालना होगा, मैंने बोला तीनों का सम निकालो, तो आपने क्या किया, पहले ए प्लस बी को जोड़ा, आपको यह मिला, फिर आप ए प्लस बी में सी को जोड़ेंगे, फिर आप पैरेललोग्राम लगाएंगे, रूल लगाएंगे, ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, तो आपको एक रिजल्टेंट मिलेगा जो कि ए प्लस बी प्लस सी होगा। या आप ये फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो ए प्लस बी को आपने मान लीजिए यहाँ पर डी। ओके, सो आप डी और सी के बीच का एंगल ड्रॉ करेंगे, ये अल्फ़ा, और फिर इसके बीच क्या एंगल होगा। तो ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आप पैरेललोग्राम रूल यूज़ करते हैं तो हर बार पैरेललोग्राम ड्रॉ करना, फिर उसका मेजरमेंट करना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर आप फार्मूला यूज करते हैं, इन डैट केस आपको हर बार एंगल मेजरमेंट करना, इन दोनों के बीच का एंगल, फिर इन दोनों के बीच का एंगल। ये तो 3 का एग्जाम्पल हुआ। सपोज मैंने 10 वेक्टर्स दे दिए हैं, तो सबके बीच का एंगल कैलकुलेट करना, फिर से कैलकुलेशन करना, बहुत ही रिगरस वर्क है। सो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए इससे आसान तरीका ढूंढना स्टार्ट किया गया और उसे ढूंढने के क्रम में पहुँचे हम रिजोल्यूशन मेथड पर। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल सेम हो तो उसमें आपको कोई वेक्टर सम करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सिंपली उसे जोड़ देंगे। सपोज कीजिए एक वेक्टर है 4 मीटर का ईस्ट डायरेक्शन में और अनदर वेक्टर है 5 मीटर का 6 मीटर का ईस्ट डायरेक्शन में ही, तो मैं बोलूँगा दोनों वेक्टर का सम कीजिए, तो आप सिंपली जोड़ सकते हैं 10 मीटर, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 है। और जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 होता है तो आप सिंपली उसका मैग्नीट्यूड प्लस कर दीजिए, वही उसका वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड होगा। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आप किसी वेक्टर को एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम किसी गिवन वेक्टर ए को उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में डिवाइड कर दें, बी को फिर एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट में डिवाइड कर दें, और सी को एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट में डिवाइड कर दें, तो सारे एक्स कंपोनेंट को एक जगह जोड़ दें और सारे वाई कंपोनेंट को एक जगह जोड़ दें,
तो हमें रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट मिल जाएगा और रिजल्टेंट का वाई कॉम्पोनेंट मिल जाएगा। इस तरह हमें दो वेक्टर मिलेंगे 90 के एंगल पे, और हम जानते हैं दो वेक्टर अगर 90 के एंगल पे हो तो उनका रिजल्टेंट होता है √a² + b², वेयर a एंड b आर टू वेक्टर्स। तो इस तरह हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे और ये मेथड काफ़ी आसान भी होगा। जब भी आपको दो से ज़्यादा वेक्टर दिए गए हों तो आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स यूज करेंगे रिजल्टेंट निकालने के लिए। ओके, हम देखेंगे रिजोल्यूशन वेक्टर क्या होता है। दिस इज x axis, this is y axis, this is z axis, and suppose there is a vector given, this is vector a। ओके, और ये जो वेक्टर है वो अल्फा एंगल बनाता है x एक्सिस के साथ, बीटा एंगल बनाता है y एक्सिस के साथ, एंड गामा एंगल बनाता है z एक्सिस के साथ। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड a हो, देन हम वेक्टर ए को लिख सकते हैं a cos अल्फ़ा कॉम्पोनेंट x के अलॉन्ग a cos अल्फ़ा होगा, क्योंकि ये x डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लिखते हैं i। उसी तरह a cos बीटा j इस डायरेक्शन में, चूँकि यह एंगल अल्फ़ा है, ये a cos अल्फ़ा होगा, ये a cos बीटा, और इससे जो एंगल बनेगा a cos गामा k। अगर कोई वेक्टर a x एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बनाता है, y के साथ बीटा और इसके साथ z के साथ गामा एंगल, उसका x कंपोनेंट इस वेक्टर को रिजॉल्व करने पे, रिजॉल्व मतलब तोड़ना, इसका x कंपोनेंट a cos अल्फ़ा होगा, y कंपोनेंट a cos बीटा होगा, z कंपोनेंट a cos गामा होगा। i j k आर यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग x y z एक्सेस। आसान भाषा में समझाने के लिए, सपोज ए कोई इंसान है और उसकी ये मैग्नीट्यूड जो है टोटल प्रॉपर्टी है, ये कोई इंसान है जिसका मैग्नीट्यूड जो है टोटल प्रॉपर्टी है, तो उसकी टोटल प्रॉपर्टी को आप 3 हिस्से में बांट सकते हैं। सपोज कीजिए दिस इज कैश, दिस इज गोल्ड एंड दिस इज लैंड। किसी इंसान के पास पैसा मेनली 3 ही हिस्से में होता है, कैश वो रखता है, कैश बैंक बैलेंस, दूसरा गोल्ड के रूप में, ज्वेलरी के रूप में, या थर्ड लैंड के रूप में, घर के रूप में, ज़मीन के रूप में। जिस तरह एक आदमी के पैसे के 3 हिस्से हो सकते हैं, उसी तरह ए वेक्टर के 3 हिस्से हो सकते हैं, एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं ए कॉस अल्फ़ा, जहाँ ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ए कॉस बीटा, और इसके अलॉन्ग जेड एक्सिस के अलॉन्ग ए कॉस गामा। आपको अल्फ़ा, ये तो इसका कंपोनेंट अल्फ़ा बीटा तो आसानी समझ में आ रहा होगा, बट ए कॉस गामा नहीं समझ में आ रहा होगा। उसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन है, लेट मी शो इट। आप दीवार के कोने में चले जाएं, दिस इज एक्स एक्सिस। आप एक्स एक्सिस किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, आप इसको भी एक्स एक्सिस ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको एक्स एक्सिस लीजिए या तो इसको एक्स एक्सिस लीजिए। ओके, मैंने एक्स एक्सिस इसे एज्यूम किया, इसे वाई एक्सिस और इसे जेड एक्सिस। दिस इज अ वेक्टर। यह जो एंगल बनाएगा, यह जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, यह एंगल, उसे हम बोलेंगे अल्फ़ा। ओके, यह एंगल जो बन रहा है इधर, इसे हम बोलेंगे बीटा, और ये जेड एक्सिस में गिर रहा है। और ये जो एंगल होगा ये जेड एक्सिस के साथ, इसे हम बोलेंगे गामा। किसी भी वेक्टर को हम 3 कंपोनेंट में डेवलप कर सकते हैं। दिस वेक्टर ए एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, और आप जानते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग किसी यूनिट वेक्टर को हम जे से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग किसी वेक्टर को हम के से डिनोट करते हैं। ये मैंने यूनिट मैग्नीट्यूड डिसाइड किया। दिस इज यूनिट मैग्नीट्यूड, दिस इज यूनिट मैग्नीट्यूड एंड दिस इज यूनिट मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स यह लेंथ जो है ये मैंने एक डिसाइड किया। ओके, उसके हिसाब से मार्किंग किया गया है। अब अगर यह वेक्टर ए है, ओके, इसका मैग्नीट्यूड बताइए, तो आप इसे यहाँ रख देंगे और आप इसको बोलेंगे
क्योंकि ये वेक्टर 1 2 3 4 5 6 लेंथ एक्स एक्सिस की तरफ है, सो मैंने इसे आई बोला था, तो दिस इज आई, 2i, 3i, 4i, 5i, 6i। तो ये जो ए वेक्टर है हम 6i से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 6i। सो दिस वेक्टर इज 6i, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 6। अगर मैं इसको अभी ऐसे कर दूं तो इस वेक्टर को आप कैसे, वेक्टर को मैं ऐसे रख दूं तो इस वेक्टर को क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6, दिस इज अराउंड 6k। इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम? 6k। ओके, सो अगर एक्सिस के अलॉन्ग है तो लिखना काफ़ी आसान है। आप देखें इसका मैग्नीट्यूड 6 है, तो आप 6i 6j 6k लिखो है। इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? एक्स वाई प्लेन। क्योंकि क्या है, इस प्लेन में एक्स है और वाई एक्सिस है। एक्स और वाई के एक्सिस में जो प्लेन बनता है उसे बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। ओके, ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन, इसको हम बोलेंगे वाई जेड एक्सिस। यह जो प्लेन है इसको क्या बोलेंगे? ये जेड है, ये एक्स है। तो इस प्लेन में कोई वेक्टर बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम? एक्स जेड एक्सिस। ओके, सो ये एक्स वाई प्लेन है। तो अगर कोई वेक्टर ऐसे रखा हुआ है, मीन्स एक्स वाई प्लेन में है, तो जेड कंपोनेंट उसका होगा 0। क्यों? जेड में कोई हाइट है क्या इसकी? जेड में कोई हाइट है? इस वेक्टर की लेंथ जेड में कितनी है? 0। सो अगर कोई वेक्टर प्लेन में है तो अगर वो एक्स वाई प्लेन में है तो उसका जेड कंपोनेंट 0 होगा। अगर वो इस प्लेन में होता, दैट इज वाई जेड प्लेन में, तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होता? 0, क्योंकि एक्स में इसका कोई हिस्सा नहीं है इस वेक्टर का। अगर ये वेक्टर ऐसे रखा हुआ होता तो ये किस प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में। एक्स जेड प्लेन में, तो इसका वाई कंपोनेंट क्या है? 0। इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे? आई जे फॉर्म में। यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या रास्ता आपके पास है? ऐसे गए फिर ऐसे आए। दूसरा रास्ता क्या है? पहले ऐसे गए फिर ऐसे आए। अगर आप ऐसे जाते हैं तो आप 1i 2i 3i 4i प्लस 1j, ऊपर आप गए 1j, देन 2j, देन 3j, देन 4j। तो इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे? 4i प्लस 4j। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पहले j काउंट करते हैं, 1j 2j 3j 4j, 4j प्लस 2i, 4j प्लस 3i, 4j प्लस 4i। तो आप इस वेक्टर को दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, इधर 4i प्लस 4j और 4j प्लस 4i। यानी कि वेक्टर जो होता है, वेक्टर का एडिशन जो होता है वो होता है कम्यूटेटिव। मीन्स आप a प्लस बी लिखो या b प्लस a करो, एक ही बात है। नेक्स्ट, अगर मैं इसको और रोटेट कर दूं तो क्या वेक्टर चेंज हो जाएगा? यस, वेक्टर चेंज होगा। वेक्टर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? आप 1 2 3 4 5i, फिर आप ऊपर कितना आएंगे? 3, 5i प्लस 3j। ओके, तो ये वेक्टर अभी जो है वो 5i प्लस 3j है। अगर मैं वेक्टर को ऐसे कर दूं, आपको पूछूं कि इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे वेक्टर नोटेशन में, आई जे के फॉर्म में, तो आप बोलेंगे, एक कस्टम है कि हम पहले आई से लिखते हैं, एक्स एक्सिस को पहले डिनोट करते हैं। आप कोऑर्डिनेट भी लिखेंगे तो 1 2 2 3 ऐसे लिखते हैं हम लोग, पहले एक्स को डिनोट करते हैं। सो हम एक्स से शुरुआत करते हैं, दिस आई जे, दिस 1 2, दिस इज 2i, 1 2 3 4 5, 2i प्लस 5j। तो इस वेक्टर को 2i प्लस 5j लिखेंगे। चलिए एक और वेक्टर लेते हैं, एंड दिस वेक्टर इज वेक्टर बी। अगर मैं पूछूं इसका मैग्नीट्यूड कितना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज अराउंड 9, दिस इज अराउंड 9i। दैट मीन्स वेक्टर बी है मैग्नीट्यूड ऑफ 9 यूनिट। चलिए इसे 9i आप लिख सकते हैं। अगर इसको ऐसे खड़ा कर दें इसको क्या लिखेंगे आप? 9k। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं आपको ऐसे इसको ऐसे रख दूं तो ये भी एक वेक्टर है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? दिस इज 1i 2i 3i 4i 5i, 1 2 3 4 5 6 7। so this is, listen carefully, this is 5i 1 2 3 4 5 6 7, 5i 7j, this is 5i plus 7j plus 0k। क्यों? k में इसकी कोई हाइट नहीं है, अभी मैं प्लेन में बात कर रहा हूँ। सो दिस इज 5i प्लस 7j प्लस 0k। ओके, मीन समझिए इसका शैडो जो बनेगा, अगर मैं ऊपर से लाइट दूँ, इसे ऊपर से लाइट दूँ तो इसका शैडो कैसे बनेगा? इतना बनेगा। तो ये जो होगा इसका शैडो जो बनेगा एक्स में जितना शैडो बनेगा उसको हम बोलेंगे एक्स कंपोनेंट। तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो गया? दिस इज अराउंड 4। सो एक्स कंपोनेंट इसका अराउंड 4 है। वाई कंपोनेंट वाई पे गिराएंगे, दिस इज अराउंड 3। तो इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना हो गया? 4।
दिस इज मोर देन 4, दिस इज अराउंड 5। तो एक्स कॉम्पोनेंट इसका 5 है, वाई कॉम्पोनेंट अराउंड 3 है, वाई कॉम्पोनेंट अराउंड 3 होगा, और जेड कॉम्पोनेंट ऐसे देखेंगे हम अराउंड ऐसे। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इस वेक्टर को आप लिख सकते हैं 5i प्लस 3j प्लस 7k। अगर मैं पूछूं इस वेक्टर का x कंपोनेंट कितना है तो आप बोलेंगे 5, y कंपोनेंट कितना है 3, z कंपोनेंट कितना है 8। ये वेक्टर जो एंगल इसके साथ बनाएगा ये एंगल अल्फा एंगल बोलेंगे, ये जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे बीटा एंगल, इस एंगल को हम बोलेंगे गामा एंगल, इसको बोलेंगे अल्फा एंगल, इसको हम बोलेंगे बीटा एंगल, इसको हम बोलेंगे गामा एंगल। ओके, और इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड a है, अगर इसका मैग्नीट्यूड a है तो x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट जो होगा वो, अगर एंगल ये अल्फा है तो x डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा a cos अल्फा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा a cos बीटा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा a cos गामा। ये टोटल स्ट्रक्चर के पीछे मेरा मकसद था आपको समझाना गामा एंगल को मेनली।